बच्चों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे उतक के बारे में। उतक की परिभाषा, उतक के प्राप्ति स्थान, क्या पौधों और जंतुओं दोनों में पाए जाने वाले उतक समान होते हैं अथवा भिन्न होते हैं, उतक के कार्य क्या हैं आदि। पिछले वीडियो में आपने देखा कोशिका के बारे में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इस वीडियो में हम देखेंगे उतक किसे कहते हैं। बच्चों, उतक की परिभाषा अगर देखें, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो संरचना, उत्पत्ति और कार्य में समानता रखते हैं, उन्हें कहते हैं उतक। कभी कभी कोशिकाओं की बाह्य संरचना में भिन्नता पाई जाती है, परंतु उनके कार्य समान होते हैं। ऐसे कोशिकाओं के समूह को कहते हैं उतक। आइए देखें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि उतक की परिभाषा उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य में समान कोशिकाओं का समूह उतक कहलाता है, जो पादप व जंतु सभी बहुकोशिकीय जीव शरीर में आवश्यक रूप से पाया जाता है। बहुकोशिकीय जीव में पाया जाता है उतक, एक कोशिकीय में क्यों नहीं? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोशिकाओं का समूह उतक होता है, तो एक कोशिकीय जीव शरीर में तो एक ही मात्र कोशिका होती है, इसलिए एक कोशिकीय जीवों में उतक नहीं पाया जाता। इसलिए किसी भी प्रोकैरियोटिक जीव में उतक अनुपस्थित होंगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सभी जीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय जीव में उतक नहीं पाए जाते। टिश्यू या उतक, टिश्यू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के मैरी फ्रैंकोइस ज़ेवियर बैशेट नामक वैज्ञानिक ने 1972 में किया था। और फ्रांसीसी भाषा में टिश्यू शब्द का अर्थ होता है बुनना, टू वीव, बनाना। जिस प्रकार धागों के द्वारा बुन करके किसी कपड़े का निर्माण किया जा सकता है, उसी प्रकार कई प्रकार के टिश्यू परस्पर गुथ करके, परस्पर बिंद करके, परस्पर बाउंडिंग के द्वारा संपूर्ण निर्माण कर देते हैं किसका? एक शरीर का, जो विभिन्न प्रकार के कार्य संपादित करते हैं। आप जिसका चित्र देख रहे हैं वह है मैरी फ्रैंकोइस ज़ेवियर बैशेट, जिन्हें हम मॉडर्न हिस्टोलॉजी के फादर ग्रुप में जानते हैं। बच्चों, उतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं हिस्टोलॉजी या औतिकी। मार्सेलो मैलपीजी को हम औतिकी अथवा हिस्टोलॉजी के जनक के रूप में जानते हैं, परंतु मैरी फ्रैंकोइस ज़ेवियर बैशेट को हम फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी, आधुनिक औतिकी विज्ञान की शाखा के जनक रूप में भी जानते हैं, जिनका चित्र आपके सामने स्क्रीन पर है। उतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की औतिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जिसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। जैसा कि मैंने पहले बताया, मार्सेलो मैलपीजी को हम हिस्टोलॉजी के जनक रूप में जानते हैं। क्या पौधों और जंतु दोनों के शरीर में पाए जाने वाले उतक समान होते हैं अथवा भिन्न? देखें क्या भिन्नताएं पाई जा सकती हैं और उसके क्या कारण हैं। उच्च श्रेणी के जीवों के शरीर में भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार के उतक पाए जाते हैं। पादप व जंतु शरीर में पाए जाने वाले उतक पूर्णतः भिन्न होते हैं। इनके कई कारण हैं। बच्चों, सबसे बड़ा कारण तो यह है कि सभी जंतु गमन कर सकते हैं, उनमें अपना स्थान परिवर्तन की क्षमता पाई जाती है, जबकि पौधों में ऐसा नहीं होता। अब जंतु गमन क्यों करते हैं? गमन करने के कई कारण हैं। जंतु में गमन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। भोजन की खोज में जंतुओं को अपना भोजन स्वयं ढूंढना पड़ता है। भोजन की खोज में वे अपना स्थान बदलते हैं। जीवन संघर्ष के लिए शिकार पर आक्रमण, जो मांसाहारी जीव होते हैं वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए गमन करते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, रेंगते हैं, अथवा अपने शिकारी अथवा शत्रु जीव से बचने के लिए भी उन्हें भागना, दौड़ना या रेंगना पड़ता है। तो स्थान परिवर्तन के यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। संगम साथी की खोज के लिए अपना मैटिंग पार्टनर, जिसके साथ वो संगम करके, मैटिंग करके नए संतान की उत्पत्ति करेंगे, ऐसे संगम साथी की खोज के लिए भी जंतु में गमन होता है। विभिन्न प्रकार की मछलियाँ नदी से समुद्र की ओर, समुद्र से नदी की ओर, अनेकों पक्षी दूर दराज देशों से
गमन करके उड़ करके आते हैं और संगम करते हैं, मैटिंग करते हैं और अंडे देते हैं। इस प्रकार संगम साथी की खोज के लिए भी जंतुओं में गमन होता है। अनुकूल और उपयोगी पारिस्थितिकी दशाओं को पाने के लिए भी जंतु में गमन होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऋतु परिवर्तन के साथ पक्षियों में देशांतरण होता है। वो एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में लंबी यात्रा के द्वारा पहुंचते हैं और पुनः मौसम परिवर्तन होते ही अपने पूर्व नियत स्थान पर आ जाते हैं। इसे कहते हैं माइग्रेशन। तो यह भी गमन का ही एक रूप है। इस तरह से जंतु भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न दूरी तक गमन करते हैं। उपयुक्त कारणों से जंतु में गमन और गति करने वाले ऊतक पाए जाते हैं जो प्रायः पौधों में अनुपस्थित होते हैं। पौधों में गतियां तो होती हैं परंतु गमन की क्षमता नहीं पाई जाती। अगला अंतर देखें, जंतुओं में रुधिर परिसंचरण तंत्र, संवेदनशीलता, तंत्रिका तंत्र, पेशी तंत्र, पाचन क्रिया आदि होती है। ये सभी क्रियाएं पौधों में नहीं होती। अतः इन क्रियाओं में भाग लेने वाले ऊतक जंतुओं में पाए जाते हैं, पौधों में अनुपस्थित होते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, उद्दीपन अनुक्रियाएं आदि होती हैं। ये जंतुओं में अनुपस्थित होते हैं। तो अतः इन क्रियाओं से संबंधित ऊतक पौधों में तो पाए जाएंगे परंतु जंतुओं में नहीं पाए जाएंगे। पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक आवश्यक रूप से पाया जाता है। कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, हरित लवक भी नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार से पादप और जंतु की कोशिकाओं में भी भिन्नता है, तो उनसे बनने वाले ऊतक में भिन्नता निश्चित रूप से पाई जाएगी। अन्य अंतर देखें, पौधों में वृद्धि और विकास असीमित काल तक होता है, जबकि जंतुओं में सीमित समय तक होता है। आप जानते हैं बहुत सारे वृक्ष ऐसे हैं जो कई हजार वर्ष तक जीवित रहते हैं, तो उनके वृद्धि और विकास का जो काल है वो असीमित है, परंतु जंतुओं में ऐसा नहीं होता। इस कारण से भी ऊतकों में भिन्नता पाई जाती है। पौधों के विभिन्न भागों की उत्पत्ति क्रमशः होती है। बच्चों, आप जानते हैं कि पौधों के मुख्य रूप से 6 भाग होते हैं: जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल और बीज। क्या सभी भागों की उत्पत्ति एक साथ हो सकती है? सर्वप्रथम जब हम बीज का रोपण करते हैं तो जड़ें निकलती हैं जो भूमिगत होती है और हमें नहीं दिखाई देती। उसके बाद प्रथम भाग तने का निकलता है, फिर अनेकों पत्तियां निकलती हैं। उसके बाद पुष्प बनने शुरू होते हैं और जिस वक्त पुष्प दिखाई देते हैं उस वक्त फल हमें नहीं दिखाई देता। तत्पश्चात निषेचन के फलस्वरूप फल का निर्माण होता है और फल की जब अपरिपक्व अवस्था होती है तो उसमें बीज का निर्माण नहीं होता। परिपक्व अवस्था में ही बीज बनते हैं, अर्थात क्रमशः जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज, इस प्रकार क्रमिक निर्माण होता है। परंतु जंतु में ऐसा नहीं होता। जंतु के नवजात शिशु जब जन्म लेते हैं तो शरीर के सभी अंग एक साथ उनमें उपस्थित होते हैं। समय के साथ उन अंगों में वृद्धि और विकास होता है, मॉडिफिकेशन हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं होता कि जन्म के समय कोई अंग अनुपस्थित था और बाद में यह उत्पन्न हो गया, अथवा जन्म के समय कोई अंग उपस्थित था और बाद में लुप्त हो गया। ऐसा नहीं होता। तो इन कारणों से भी जंतु और पौधों में पाए जाने वाले ऊतकों में भिन्नता पाई जाती है। पौधों में मृत कोशिकाएं भी विशेष संरचनात्मक कार्य करती हैं, जबकि जंतुओं में प्रायः ऐसा नहीं होता। इन कारणों से जंतु और पौधों के ऊतकों में भिन्नता पाई जाती है। बच्चों, आपको ये नोट्स इस वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन्हें पॉज करके आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब आपने ये जान लिया, इन प्रश्नों के उत्तर आपको ज्ञात हो गए हैं। ऊतक क्या है और बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक का क्या उपयोग है। विभिन्न प्रकार के आप ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और उनके क्या कार्य हैं, क्या विशेषताएं हैं, अन्य ऊतकों से वो क्यों भिन्न हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे।